Hello, students, and welcome back to the last class of the chapter of offer and acceptance, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि सर एक बार आप पूरी रिवीजन करा देंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का, तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। उसी के मद्देनज़र हम आपकी जो आज की क्लास है दैट वुड बी अ क्विक रिकैप क्लास ऑफ वॉट एवर टू चैप्टर्स हैज बीन टॉट टुडे, और वेरी क्विकली आई वुड ट्राई एंड समराइज द थिंग्स। ठीक है, हमने जो चालू किया था पहला पार्ट ऑफ आवर सिलेबस ऑफ द बिजनेस लॉज, दैट वाज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एंड विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट। तो उसमें हमने चैप्टर 1 जो देखा था दैट वाज इंट्रोडक्शन या फिर नेचर एंड काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कुछ बेसिक बातें हमने समझने की कोशिश करी थी, जैसे कि दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। 1 सितंबर 1872 को ये एक्ट फोर्स में आया था। पहले दिस एक्ट डिड नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि उसको एक स्पेशल इम्यूनिटी मिली हुई थी फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, एंड इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। यस, तो अब करंट सिचुएशन क्या है? दैट इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। नाउ स्कीमा भी हमने बाद में डिस्कस किया था। क्या स्कीमा डिस्कस किया था? दैट ये जो सेक्शंस हैं इसके सेक्शन 1 टू सेक्शन 266 में जो ये एक्ट फैला हुआ है, उसमें आपको केवल सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 ही पढ़ना था, विच कंटेन्स द जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। और जो आपका सेक्शन 76 टू 123 था दैट वाज रिपील्ड बाय सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और एक पूरा नया एक्ट बना दिया गया था इन द ईयर 1930। सेक्शन 124 टू 238 आज भी एक्ट में इंटैक्ट है, and it contains a special contracts, provisions relating to special contracts like indemnity, guarantee, bailment, pledge and agency। क्विकली रिवाइज कर रहा हूं, वापस आप लोग का पूरा ध्यान कीजिएगा। और सेक्शन 239 टू 266 वर रिपील्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्यों? क्योंकि 4 पार्टनर्स या 2 से अधिक पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप एक तरीके का अरेंजमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ही तो था। तो पहले तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही आता था सेल ऑफ गुड्स एक्ट, चीजों को खरीदने और बेचने से रिलेटेड एक्टिविटीज कॉन्ट्रैक्ट से ही कवर हो रही थी। जब बाद में देखा गया कि ये अपने आप में एक स्पेशलाइज्ड फील्ड्स बनती जा रही हैं, तो आपके सेल ऑफ गुड्स एक्ट को के प्रोविजंस और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस यहां से हटा दिए गए और बाद में इनका अलग एक्ट बना दिया गया। ओवर द टाइम दिस हैज हैपेंड टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये भी नहीं पढ़ने हैं, ये आपके सीए इंटर के कोर्स में आएंगे। अभी आपको यहाँ ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 1 टू 75 जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ने हैं। फॉर्मेशन से लेके डिस्चार्ज तक के जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। उसके बाद में मैंने आपको एक कंसेप्चुअल ट्री बिल्ड करना सिखाया था। उस ट्री को हमने 2 हिस्से में पढ़ा था, और आपको मैंने ये बताने की कोशिश करी थी कि यदि आपने ट्री याद रख लिया तो आपकी काफी सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। हमने ट्री के नीचे से चालू किया था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड प्रपोजल यूज लिया गया है ऑफर के लिए। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन मेक्स एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सेबल या एनफोर्सेबल बाय लॉ इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यस, तो इससे हमने फिर 3 फॉर्मूलेज भी डिराइव किए थे। प्रॉमिस इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। यस, ये तीनों फॉर्मूले और तीनों डेफिनेशंस भी हमने इससे डिराइव की थी। ये तो हो गया ट्री के लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट, और ट्री के राइट हैंड साइड का पार्ट कि एक एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल कब कब होता है। ये एनफोर्सेबिलिटी की कंडीशंस दी गई हैं, कुछ कंडीशंस तो दी गई हैं सेक्शन 10 में, और सारी कंडीशंस कुछ जो सेक्शन 10 में नहीं भी कवर हो रही हैं, वो सारे के सारे हमने 10 या 11 पॉइंट्स जो हैं वो हमने देखे थे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। तो ट्री का राइट हैंड साइड में बोलूं
Every agreement is legally enforceable when it is having a lawful object and lawful consideration. It is made with free consent of the parties who are competent to contract, and agreement has not been specifically declared as void under any law in India. ठीक है, फिर हमने डिटेल्स में जाना चालू किया। सेक्शन 2A में ऑफर या प्रपोजल की डेफिनेशन देखी। सेक्शन 2B में एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस दोनों डिफाइन किए गए थे। यस, सेक्शन 2D में कंसिडरेशन की डेफिनेशन भी देखी। सेक्शन 2E में एग्रीमेंट देखा। यस, ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा था कि आप चाहें तो इधर एक फर्दर सब सेग्रीगेशन और लगा सकते हैं। एन ऑफर कैन बी अ पॉजिटिव ऑफर और ए नेगेटिव ऑफर। पॉजिटिव ऑफर इज एन ऑफर टू डू समथिंग एंड नेगेटिव ऑफर इज एन ऑफर फॉर एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कुछ नहीं करने के लिए ऑफर भी दिया जा सकता है। यस, तो हमने सेक्शन 2A ऑफर की डेफिनेशन देख ली थी, एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस की डेफिनेशन देख ली थी, कंसिडरेशन की डेफिनेशन देख ली थी और अग्रीमेंट की डेफिनेशन देख ली थी। कंसिडरेशन जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था? कंसिडरेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेमाइस ऑफ क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू मतलब समथिंग इन रिटर्न विच इज having some value into the eyes of law. Yes, consideration का अगला चैप्टर बड़ा ही अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कि हमें समझना रहेगा। Yes, और सेक्शन 2H में खुद कॉन्ट्रैक्ट को ही डिफाइन किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। यस, और उसके बाद में हमने एक क्वेश्चन देखा था जो कि जनरली एग्जाम में कई बार आ जाता है, that all contracts are agreements but all agreements are not contracts. After that we have started seeing the essential elements of a valid contract, जहां पर हमने देखा था कि इन 11 एलिमेंट्स में से 5 एलिमेंट्स तो वही हैं जो कि ट्री के राइट हैंड साइड में कवर किए गए हैं अंडर सेक्शन 10। 5 एलिमेंट्स तो वही हैं और बाकी के उनके अलावा हैं। सो एक एक असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने डिस्कस किया था। लाइक देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज एंड देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। एक पार्टी खुद से ही नहीं बना सकती एग्रीमेंट। कंसेंसस एड इडम, जिसे क्या बोला गया था? मीटिंग ऑफ माइंड्स भी बोला गया था। यस, black horse white horse example, there must be intention to create legal relationships. So domestic or social agreements does not have intention to create legal relationship, जबकि business में तो ये presume ही कर लिया जाता है। capacity to contract, minor नहीं होना चाहिए, major होना चाहिए। he should not be a person of unsound mind. Yes, and he should not be a person who has been disqualified by law. लॉफुल ऑब्जेक्ट के बाद में लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन। फ्री कंसेंट, जबरदस्ती ली गई कंसेंट नहीं होनी चाहिए। यस, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, यस, इन सब में फ्री कंसेंट नहीं होती है। यस, और नेक्स्ट, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड आर इलीगल। कहीं पर एक्सप्रेसली ऐसा डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी, एग्रीमेंट मस्ट हैव सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ जाता है तो फिर कोई मतलब नहीं रहता। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। आसमान से चांद सितारे तोड़ के लाने के लिए कोई एग्रीमेंट बना है तो उसकी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होती है, इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। और यदि कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज की बात करी गई है तो वो पूरा होना चाहिए। लाइक कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स के लिए बोला गया है दे मस्ट बी इन राइटिंग, साइंड बाय बोथ द पार्टीज, हैविंग विटनेसेस एंड इट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। तो वो सब होना जरूरी है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स? यस, हमने अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट देखे थे और उनका कैटेगराइजेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी
ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ये सब हम लोग डिटेल में देख चुके हैं वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो हर तरीके से सही हो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उस समय तो सही था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो गया कि वॉइड सब्सिक्वेंटली हो जाता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फ्री कंसेंट का एलिमेंट मिसिंग होता है, एक ही पार्टी चाहे तो उसे आगे बढ़ा सकती है। यस, ये सब देख चुके हैं। वॉइड एग्रीमेंट जो शुरुआत से ही गलत हो, इलीगल एग्रीमेंट्स, और ये भी देखा था हर इलीगल एग्रीमेंट तो वॉइड होता है, बट एवरी वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट इलीगल। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स, यस, टेक्निकल डिफिकल्टी के कारण किस तरीके से बनते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट जो कि ऑनलाइन बनते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर not contracts in real sense but a relationship resembling as if into a contract, and these are based on the premise that one party should not be unduly benefited at the cost of other party. याद आ रहा है? on the basis of performance, executed contract, दोनों पार्टीज ने अपने अपने ऑब्लिगेशंस पूरे कर दिए हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जहां एक पार्टी या दोनों पार्टी को अपने अपने ऑब्लिगेशंस अभी भी पूरे करने बाकी हैं अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। इसी के दो टाइप्स देखे थे, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। जहां एक पार्टी को अपना काम करना बाकी है वो तो हो जाएगा यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, अभी परफॉर्मेंस देनी बाकी है। बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बोथ द पार्टीज नीड टू गिव देयर परफॉर्मेंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। फिर मैंने आपको स्पेसिफिकली कराया था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस, इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट में डिफरेंसेस याद आ रहा होगा आपको। यस, तो यहां पर तो अपना चैप्टर नंबर 1 खत्म हो रहा है। फिर हमने चैप्टर नंबर 2 दैट वाज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चालू किया था, जहां पर ऑफर और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन, ऑफर यानी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन तो हमने चैप्टर 1 में ही देख ली थी। उसके बाद में हमने करना चालू किया था ऑफर वाला पार्ट, जिसमें हमने देखा था व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एक ऑफर को सही ऑफर होने के लिए क्या क्या बातें जरूरी थी। द ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। यस, द ऑफर मस्ट हैव इट्स टर्म्स डेफिनेट और क्लियर, या सर्टेनिटी का एलिमेंट होना चाहिए। ये कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन, डोमेस्टिक और सोशल, याद आ रहा है? यस, ठीक है। मॉरल, यस, एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर या इन्विटेशन ऑफ ऑफर, जिसे हम इन्विटेशन टू रिसीव ऑफर भी बोलते हैं। हमने 6 अलग अलग केसेस भी किए थे और हमें केस टू केस बेसिस पे डिसाइड करना होता है कौन सा ऑफर है, कौन सा इन्विटेशन टू ऑफर है। द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, कम्युनिकेट ही नहीं हुआ तो कहां से एक्सेप्ट करोगे भैया। An act of acceptance before getting the offer communicated is no act of acceptance and no contract would be formed. The offer must be made with the view to obtain the consent of the offeree. There must be intention to obtain acceptance. An offer may be conditional. Yes, conditional offer के बारे में 2 चीजें पढ़ी थी। यदि कोई conditional offer है तो वो सही हो सकता है, और यदि कोई स्पेसिफिक कंडीशंस हैं, लास्ट कुछ क्लासेस में कराया था, कोई स्पेसिफिक कंडीशंस हैं तो वो पहले ही या एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ही कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। यस, और यदि कोई बहुत ज्यादा अनरीजनेबल टर्म्स या कंडीशंस डाल रहा है कॉन्ट्रैक्ट में तो भी जरूरी नहीं है वो सही मानी जाए। An offer should not contain the term the non-compliance of which would amount to acceptance. कि यदि मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूं और यदि आपने मेरे इस ऑफर का जवाब अगले 1 हफ्ते में नहीं दिया तो मैं मान लूंगा आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। एन ऑफर में भी स्पेसिफिक ऑफर और अ जनरल ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर तो हमने 5 तरीके के कर लिए हैं भैया। स्पेसिफिक ऑफर made to a specific person or group of persons. General offer made to public at large, which can have only one acceptance and which can have multiple acceptances. Yes, दोनों तरीके के देखे थे, लालमन शुक्ला और कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी। ऑफर में भी पॉजिटिव ऑफर और अ नेगेटिव ऑफर। पॉजिटिव ऑफर, ऑफर टू डू समथिंग। नेगेटिव ऑफर, ऑफर नॉट टू डू समथिंग। ऑफर फॉर एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग। तुम
यदि मेरे पे 2 महीना केस नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पैसे लौटा दूंगा। नेगेटिव ऑफर, केस नहीं करने के लिए, कुछ नहीं करने के लिए ऑफर। पॉजिटिव ऑफर के तो आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हुए हैं। ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसी तरीके से ऑफर भी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस तो वन विच इज मेड इन वर्ड्स, आइदर ओरल और रिटन, और इम्प्लाइड कूली एग्जाम्पल याद आ रहा होगा आपको। यस फिर हमने डिटेल में देखा था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर, क्या फर्क होता है, और दोनों के उसमें वो 6 केसेस देखे थे बाय डिफॉल्ट, जिसमें हमारे पास में उनसे रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस किए थे, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। ठीक है ना भैया। अब नेक्स्ट पार्ट, टाइप्स ऑफ ऑफर, स्पेशल ऑफर, जनरल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर। ये दोनों तो बहुत डिटेल में देखे। क्रॉस ऑफर एकदम आइडेंटिकल, एक दूसरे को बिना ये जाने कि सामने वाले ने भी वैसा ऑफर दे रखा है, आप भी उसे वैसा ही ऑफर दे रहे हैं। मेन बात क्या थी, क्रॉस ऑफर्स में एक क्रॉस ऑफर को दूसरे क्रॉस ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता, भले ही मीटिंग ऑफ माइंड्स क्यों नहीं हो रहा हो। काउंटर ऑफर, भैया निगोशिएशन वाला रूल ध्यान आ रहा है, यदि ए ने बी को कुछ ऑफर दिया, बी ने उसे एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करके कुछ निगोशिएट करने की कोशिश की, तो वो काउंटर ऑफर दे रहा है। और काउंटर ऑफर का मेन बात क्या है, एज सुन एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड। अब उसे बाद में जाके एक्सेप्टेड नहीं किया जा सकता, उसे बाउंड नहीं किया जा सकता जबरदस्ती में। स्टैंडिंग ऑफर या ओपन ऑफर अगले 1 साल तक कंटिन्यूस सप्लाई के लिए, यस इससे रिलेटेड रूल्स भी देखे थे। Then we started looking at legal rules or essentials of a valid acceptance. Acceptance must be absolute and unqualified. यदि आपने कुछ क्वालिफिकेशन लगा के एक्सेप्टेंस दिया तो वो क्या बन जाएगा, काउंटर ऑफर बन जाएगा rather than acceptance. Acceptance must be communicated to the offerer, उस तक पहुंच जानी चाहिए। यस इससे रिलेटेड कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से रिलेटेड रूल्स भी तो देखे थे। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन द प्रेस्क्राइब्ड मोड, इससे रिलेटेड पहला रूल प्रेस्क्राइब्ड मोड में बोला है तो उसमें देना है लेकिन एक्सेप्टेंस को, लेकिन यदि प्रेस्क्राइब्ड मोड में नहीं दिया है तो अब बॉल किसके पाले में आ गई, ऑफर देने वाले के पाले में आ गई। अब उसे यहाँ टाइमली कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि टाइम आपने मेरी एक्सेप्टेंस जो मैंने बोली थी वो प्रेस्क्राइब मोड में नहीं दी है, इसलिए मैं उससे बाउंड नहीं होऊंगा। यदि वैसा नहीं करता है तो फिर वो उस दूसरी मोड में भी गिवन एक्सेप्टेंस से बाइंड होने लग जाएगा। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ स्पेसिफाइड डेट और टाइम, और यदि कोई स्पेसिफाइड डेट और टाइम नहीं बताया गया है तो रीजनेबल टाइम के अंदर। और रीजनेबल टाइम के लिए क्या बताया है, रीजनेबल टाइम को कहीं भी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है और केस टू केस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। एक्सेप्टेंस कैनॉट प्रीसीड एन ऑफर, एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले तो आ ही नहीं सकती है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, मेयर साइलेंस कैनॉट बी टेकन एज एन एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में बी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, कुली केस में इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी तो मिल रहा था। एक्सेप्टेंस मस्ट come from the person to whom offer is made or a competent person. थर्ड पार्टी आके एक्सेप्टेंस नहीं बोल सकता है। यस ये सारी बातें हमने देखी थी असेंशियल और वैलिड असेंशियल एलिमेंट्स या लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस में। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करना चालू किया था, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। यस कम्युनिकेशन से रिलेटेड कम्युनिकेशन, उसमें भी हमने ऑफर जो था वो अलग अलग केसेस देखने चालू किए थे, बाय पोस्ट, बाय टेलीग्राम, बाय टेलीफोन, बाय फेस टू फेस कम्युनिकेशन, बाय ईमेल। तो मेन 2 पार्ट्स में बांटू तो इंस्टेंटेनियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन और नॉन इंस्टेंटेनियस डिलेड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे कि पोस्ट, उसमें ऑफर कब कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा, एक्सेप्टेंस अलग अलग टाइम पे पूरी हुई भी मानी जाती है अगेंस्ट द ऑफरर, अगेंस्ट द ऑफरी, ये भी पढ़ा था। टाइम लिमिट फॉर रिवोकेशन, कब तक अपना ऑफर वापस खींचा जा सकता है, कब तक अपनी एक्सेप्टेंस को वापस लिया जा सकता है,
कंप्लीशन ऑफ रिवोकेशन, रिवोकेशन कब पूरा हुआ हुआ माना जाएगा? फॉर द पर्सन हु इज रिवोकिंग एंड द पर्सन टू हुम रिवोकेशन इज सेंट, चाहे वो ऑफर का रिवोकेशन हो चाहे वो एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन हो, ये वाला रूल भी देखा था। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट कहां पर फाइनलाइज हुआ हुआ माना जाएगा, ये भी देखा था हमने। कॉन्ट्रैक्ट कहां पर, कौन सी सिटी में, जहां पर एक्सेप्टेंस आती है वहां पर, याद कीजिएगा। देन हमने देखे थे मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, मोड्स ऑफ रिवोकेशन, 8 अलग अलग मोड्स देखे थे कि ऑफर किस किस तरीके से खत्म हो सकता है। या तो सीधा नोटिस दे दो भैया कि मेरा ऑफर खत्म है रिवोकेशन का, लेकिन एक्सेप्टेंस आने से पहले देना होगा। रिवोकेशन बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम 5 दिन या 7 दिन के लिए ऑफर खुला है ऐसा बोला था, तो लैप्स ऑफ टाइम। डेथ ऑफ द प्रपोजर, यदि ये ऑफर देने वाले का जो था, ऑफर देने वाले की ही डेथ, अगर ये बात जो है ये ऑफरी को पता पड़ गई तो फिर ऑफर रिवोक हुआ हुआ मान लिया जाएगा। सेम इज द केस विद इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर, यानी कि वो पागल सा है हो गया है। रिवोकेशन बाय काउंटर ऑफर, अभी बताया था, एज सुन एज द काउंटर ऑफर इज शूटेड द ओरिजिनल ऑफर गेट्स लैप्स्ड और रिवोक्ड। रिवोकेशन बाय नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर इन प्रेस्क्राइब मोड, इससे रिलेटेड रूल्स भी अभी जस्ट ऊपर आपको बताए हैं कि उस किस तरीके से आप रिवोकेशन यदि प्रेस्क्राइब मोड में नहीं दिया जाता है तो उससे रिलेटेड रूल्स क्या है रिवोक होने के ऑफर के। यस, रिवोकेशन बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इटसेल्फ एंड रिवोकेशन बाय चेंज इन लॉ, ओपीएम या अफीम वाला एग्जांपल, और रिवोकेशन बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। होंडा एक्टिवा जयपुर से जोधपुर आ रहा था, बीच में ट्रक जिसमें वो एक्टिवा आ रहा था उसी का एक्सीडेंट हो गया, अब तो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म है यार, ऑफर अपने आप खत्म हो गया। एक्सीडेंटल फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यस, यानी कि एक्सेप्टेंस का लेटर और रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का लेटर एक साथ पहुंच रहे हैं ऑफरर के पास में, तो फिर कौन सा माना जाएगा? यदि ये पहले खोल के पढ़ लिया तो एक्सीडेंटल फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और यदि ये पहले खोल के पढ़ा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हमने देखे थे, बैंक्स वगैरह जो आपसे फॉर्म साइन करते हैं, या ऑनलाइन आप कोई अकाउंट खोलते हैं, या एलआईसी पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी कोई लेते हैं, वो अपनी टर्म से डिविएट नहीं करेंगे। दोज आर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। रूल्स रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स इन द कॉन्ट्रैक्ट, कुछ स्पेशल टर्म्स हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। बस ध्यान आकर्षित कर लिया, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपके ध्यान में ला दिया, सी बैक ऑफ द टिकट ये सब कर लिया, तो फिर अब आप भले ही सामने वाले ने नहीं पढ़ा हो, आप तो अपनी गलती बाहर हो गए। यस, ये सब बातें पढ़ी थी हमने, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। और इन सब कामों के दौरान हमने कुछ बहुत सारे केसेस पढ़े थे, लेकिन कुछ लैंडमार्क केस, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, हस्बैंड वाइफ डोमेस्टिक अग्रीमेंट, जहां पर एक हस्बैंड और वाइफ घूमने निकले थे और वाइफ बीमार पड़ गई, हस्बैंड को वापस निकलना पड़ा, तो उन्होंने वादा किया था कि मैं आपको कुछ पैसे भेजता रहूंगा, डोमेस्टिक अग्रीमेंट था, बाद में पैसे भेजने बंद कर दिए, इसीलिए बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, जो सरनेम हस्बैंड का वही सरनेम वाइफ का, बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ऑफर नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड भैया, नहीं तो एक्सेप्टेंस का एक्ट भले ही आ गया हो, वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा जब तक कि आपको ऑफर का ज्ञान ही नहीं था। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी वर्सेस मिसेस कार्लिल, यस, इसमें तो बहुत सारी बातें बताई थी। एक तो जनरल ऑफर्स होते हैं, मोर देन वन एक्सेप्टेंस भी आ सकती है और मोर देन वन कॉन्ट्रैक्ट्स भी बन सकते हैं, और एक्सेप्टेंस नीड नॉट बी कम्युनिकेटेड बैक टू द ऑफरर एवरी टाइम, सिंपली एक्ट ऑफ doing that thing would in itself constitute a valid acceptance। हैरिसन वर्सेस निकरसन ऑक्शन केस, और भी बहुत सारे केसेस डिस्कस किए हैं, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वंस हैं, लैंडमार्क केसेस हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में एक वापस हमने आज दिन तक जो भी किया है उसका एक क्विक रिवीजन कर लिया है। आप लोग
बिल्कुल डिटेल में वापस देखिए। सक्सेस कब मिलेगी? द की टू सक्सेस इज रिविजन, रिविजन अगेन एंड अगेन। हर वीक का, हर महीने का, हर दिन का रिवीजन का अपना एक प्रोग्राम बना के रखिए। जो पहले पढ़ा है उसको उठा के बार बार पढ़िए। जब बार बार धार लगेगी तभी तो आप के दिमाग में चीजें परमानेंटली सेट होनी चालू होंगी। दैट्स व्हाई दिस क्लास ऑफ रिवीजन। यस माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट विशेस। और मैं चाहता हूं कि आप लोग बार बार रिवीजन करें, बार बार समझें चीज़ों को। कोई डाउट्स हो तो पूछें बेटा। जो लोग पूछ रहे हैं उनको बाकायदा जवाब दिए जा रहे हैं। यस, और अगली क्लास में अब हम लोग मिलते हैं जहां पर हम हमारा थर्ड चैप्टर चालू करेंगे, द नेम ऑफ विच इज कंसिडरेशन। यस, ट्री में ध्यान करना, कंसिडरेशन का एलिमेंट भी आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स अ लॉट।